नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस बताने वाला हूं। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों भी शेयर कर दें, और जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th का धुआंधार तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। दोस्तों जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। किसने कहा है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? ये जो क्वेश्चन दोस्तों 2020 में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो किसने कहा है कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है? तो याद रखिएगा जेलिनेक ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? जेलिनेक ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, देख सकते हैं। संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों अपना काम कब शुरू किया था? 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा संविधान सभा की पहला जो बैठक हुआ था, पहली बैठक वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन अपना काम शुरू किया था। याद रखिएगा। और याद रखिएगा जिस दिन संविधान सभा हुआ था उस दिन कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया था, इसलिए एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किन्हें? याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में चलकर अस्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। याद रखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो आप सही पता है दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, ठीक है। और डॉक्टर BR अंबेडकर को भारतीय संविधान का क्या माना जाता है दोस्तों? जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? तो किस दल ने दोस्तों बहिष्कार किया था संविधान सभा की बैठक का? याद रखिएगा मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है वो संविधान सभा की बैठकों का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर क्या पूछा गया देख सकते हैं। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां का नियुक्त किया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति, और उनके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर BR अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? किसका दोस्तों? संविधान सभा का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था दोस्तों? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? वर्गीय मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो याद रखिए दोस्तों संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो संपन्न हुआ था 1946 को। कब? 1946 को, पता है ना, 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश के आधार पर हुआ था? याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? तो याद रखिए दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना। किसके आधार पर दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना 1946। याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है वो किस में निहित है? तो जनता में निहित है। याद रखिए दोस्तों जनता में निहित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? गोलकनाथ केस 1967। और आप सही पता है दोस्तों कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने मौलिक अधिकार थे दोस्तों? 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब मौलिक अधिकार कितने? 6 हैं। कोई भी बच्चे अगर 6 मौलिक अधिकार जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया कि किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया है? अस्पृश्यता किसे बोलते हैं दोस्तों? अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 जो है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अस्पृश्यता जो है वो क्या है? छुआछूत जो है वो क्राइम है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? याद रखिए दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी की जाती है? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी उच्चतम न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 13 की ओर।
मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो याद रखिएगा जो रिट जारी करता है वही सक्षम है। और रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार का संशोधन भी कौन सक्षम है? याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही सक्षम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन 14 में कि किसने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की अंतरात्मा है? तो ये लाइन किसने कहा है दोस्तों? डॉक्टर BR अंबेडकर ने, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 15 की ओर। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया है कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? ठीक है, क्या बोला गया है? संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 16 की ओर। क्वेश्चन 16 में देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो मैंने अभी जस्ट बताया था दोस्तों कि पहले मौलिक अधिकार 7 थे, ठीक है, अभी 6 हो गया है। वो जो हट गया उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन नहीं आता है दोस्तों? संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 17 की ओर। क्या है? भारत में चुनाव कौन कराता है? तो याद रखिएगा भारत में जो चुनाव कराता है वो कौन कराता है? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजेता होता है? क्या पूछा गया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में कौन प्रत्याशी विजय होता है यानी विजेता होता है? तो याद रखिएगा चुनाव क्षेत्र में अन्य प्रत्याशियों से ज्यादा मत प्राप्त करने वाला क्या होता है? वो विजेता कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन 19 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा भाग 15 में, ठीक है। आप लोग बताइएगा मौलिक अधिकार का जिक्र संविधान के किस भाग में है और मौलिक कर्तव्य का जिक्र जो है संविधान में किस भाग में, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। क्वेश्चन 20 देख सकते क्या पूछा गया कि भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो ये जो प्रोसेस अपनाया जाता है किनके चुनाव में दोस्तों? याद रखेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। और आप लोग कमेंट बताइएगा भारत का भी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं क्या पूछा गया कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? ठीक है, एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है दोस्तों? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, जितने बार चाहे उतना बार हो सकता है, इसका कोई सीमा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 22 की ओर। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ठीक है, अभी हम लोग वोट देने का अधिकार हम लोग को 18 ईयर्स में प्राप्त है, आगे कितना था दोस्तों? 21 साल था, याद रखिएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा 61 वे, ठीक है, यानी 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की और। क्वेश्चन 23 में क्या पूछा गया कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? अभी भारत में टोटल कितना उच्च न्यायालय है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। कितना है दोस्तों? 25। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन 24 देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश है? तो याद रखिएगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश है? 31, याद रखिएगा 31, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया दोस्तों? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद में अगर खड़ा होना है ना तो कम से कम कितना एज होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो कम से कम मिनिमम 35 इयर्स तो होना ही होना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का जो पॉलिटिकल साइंस का टॉप 25 क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले दोस्तों। और ये तो दोस्तों स्टार्ट है, ठीक है, अभी एक से एक हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए आना बाकी है दोस्तों। आप लोग टेंशन मत लीजिए। कितने बच्चे चाहते हैं मेरे साथ तैयारी करना पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, इंग्लिश कोर का, हिंदी इलेक्टिव का? एक से एक वीडियोस लाऊंगा दोस्तों, मैं धुआंधार तरीके से आप लोगों का तैयारी कराऊंगा। बस आप लोग कमेंट बताइएगा कौन कौन मेरे साथ है, आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है। जो भी मेरे साथ है, जो मेरे साथ तैयारी करने में जुट
जानना चाहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग का कमेंट्स देखने से मुझे एनर्जी मिलती है दोस्तों, ठीक है। मन होता है एक से एक वीडियोस आप लोग के लिए तुरंत प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो आप लोग बताइए कितने चाहते हैं इस चैनल के साथ तैयारी करना, आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा। और आप लोग का डिमांड क्या है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग का डिमांड को देखते हुए ही नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।